हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ली थी? sp, sp2, sp3। आज हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं और उनके अंदर भी हाइब्रिडेशन होती है। तो उन मॉलिक्यूल्स के बारे में हाइब्रिडेशन जब डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले एक मॉलिक्यूल आता है CH3 यानी सिंपल सी बात है C2H6 यानी कि इथेन मॉलिक्यूल। क्या है? इथेन मॉलिक्यूल C2H6। इसके अंदर जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है वो कौन सी होती है? वो होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर पाई जाती है। इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन को कैसे समझते हैं? इसके अंदर कार्बन एटम है, सिंपल सी बात है। हमें पता है कार्बन एटम है टेट्राहेड्रल। sp3 में क्या टेट्राहेड्रल होता है? टेट्राहेड्रल शेप बननी चाहिए, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। अब देखो इसमें होता क्या है, कार्बन के बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड बना है जिसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बने होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कार्बन के ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ। 1s ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड होता है, ठीक है, उसके साथ। मान लो मैं C1 की हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहता हूं। पूरे इथेन मॉलिक्यूल में मैंने दोनों को नंबरिंग दे दी C1 C2। मैं C1 की निकालना चाहता हूं। पहले मैं पूरा कंप्लीट तरीका बताऊंगा, उसके बाद मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे निकालना है। ठीक है, तो अब देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिडेशन होती कैसे है? कार्बन और दूसरा कार्बन दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं अपने p ऑर्बिटल्स के साथ। इनके पास जो p ऑर्बिटल्स होते हैं ये एक्सियली मिक्स होते हैं या एक्सियली ओवरलैप होते हैं। एक्सियली ओवरलैप होता है p ऑर्बिटल के साथ, और 3 ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करते हैं वो भी कौन सी ओवरलैपिंग होती है? एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। ये भी कौन सी होती है? एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। लेकिन ये जो होता है ये p ऑर्बिटल होते हैं, ये p ऑर्बिटल्स होते हैं। इसका भी p और इस कार्बन का भी p। ये कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ अपने ऑर्बिटल्स को क्या करता है? 3 ऑर्बिटल्स को शेयर करता है। यानी 4 sp3 ऑर्बिटल होते हैं दोनों के पास। इसके पास भी 4 sp3 ऑर्बिटल थे, इसके पास भी 4 sp3 ऑर्बिटल थे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें पता है कि sp3 हाइब्रिडेशन में एक s होता है और 3 p होते हैं, px प्लस py प्लस pz, तीनों ये होते हैं। और 4 क्या बनते हैं? इनसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे कंबाइन करते हैं? 3 ऑर्बिटल तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाते हैं, क्योंकि चौथा बॉन्ड बनाया हुआ किसके साथ? कार्बन के साथ। तो सिमिलर एटम है कार्बन, उसके सिमिलर ऑर्बिटल से सेम ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग करेगा और ये हाइब्रिडेशन बना लेगा। ये तो थी बात sp3 की, उसका एग्जांपल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इथीन मॉलिक्यूल का। इथीन मॉलिक्यूल में क्या होता है? पहले मैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल डायग्राम से समझा रहा हूं कि कैसे कैसे बन रहे हैं, और फिर मैं बताऊंगा कि होता क्या है, इसको शॉर्टकट क्या है निकालने का हाइब्रिडेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में शॉर्टकट भी बता दूंगा कि किस शॉर्टकट से हम निकाल सकते हैं हाइब्रिडेशन को। अब देखो इसके बाद दूसरा एग्जांपल कौन सा है? इथीन मॉलिक्यूल का। इथीन, ठीक है, इथीन मॉलिक्यूल, इसके अंदर जो हाइब्रिडेशन मिलती है वो मिलती है sp2 हाइब्रिडेशन। sp2 हाइब्रिडेशन मिलती है। इस हाइब्रिडेशन को हम कैसे समझते हैं? देखो ध्यान से देखना कि कार्बन के 2 ऑर्बिटल तो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लेते हैं हर एक कार्बन के। मैं दोनों कार्बन की बात कर रहा हूं, ठीक है। 2 तो किसके साथ? 1s ऑर्बिटल किसका? हाइड्रोजन, उनके साथ बना लेते हैं बॉन्डिंग। ऑर्बिटल दिखाने हो तो ऐसे ऐसे दिखा सकते हो भाई, ठीक है, सिंपल। और 2 कार्बन के ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो 2 हैं कार्बन के, वो क्या होते हैं? आपस में ओवरलैप करते हैं, और इनका जो प्लेन होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और ये कैसी ओवरलैपिंग होती है? साइडवाइज ओवरलैप होती है। साइडवेज ओवरलैप यानी साइड से, जैसे p ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, ठीक है, ये साइडवेज ओवरलैप होती है, ये साइडवेज ओवरलैप।
ठीक है। अभी तक जो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप था वो कैसा था, एक्सियल ओवरलैप, और ये क्या है, साइडवेज ओवरलैप। इसका मतलब क्या है, ये प्लेन जो होगा, जो हाइड्रोजन वाला प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी एक तो पी ऑर्बिटल, इनको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे, और एक ऐसे, और ये वीक बॉन्ड बनता है, इनके बीच में वीक पाई बॉन्ड बनता है, वीक पाई बॉन्ड बनता है इसी वजह से, क्योंकि साइडवेज ओवरलैप से हमेशा कौन से बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। साइडवेज ओवरलैप से हमेशा कौन से बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं। अब साइडवेज ओवरलैप वीक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से यहाँ पे क्या होती है, हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्योंकि दो p ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं वो आपस में मिक्स करते हैं, दोनों एटम्स के, दोनों ही कार्बन के सूटेबल p ऑर्बिटल्स, और उनका जो ऑर्बिट, वो जो ऑर्बिटल होते हैं इन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के प्लेन से बिल्कुल ही क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ठीक है, ऐसा देख सकते हैं कि ये दो कार्बन मूल्य, एक कार्बन एटम यहाँ है, एक कार्बन एटम यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक यहाँ है, दो सिग्मा, एक सिग्मा यहाँ बन रहा है, एक सिग्मा यहाँ बन रहा है, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, ये हाइड्रोजन के साथ है, इस साइड वाले और इस साइड वाले भी। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो हाइड्रोजन का प्लेन है वो क्या है, ये, और जो पाई बॉन्ड का प्लेन है वो क्या है, ये, यानी टोटली परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री के एंगल पे। अब उसके बाद तीसरा मॉलिक्यूल, यानी कि इथाइन मॉलिक्यूल। अभी तक हमने इथेन पढ़ लिया, इथीन पढ़ लिया, अब बात करते हैं इथाइल मॉलिक्यूल की। इथाइल मॉलिक्यूल में क्या होता है, बॉन्डिंग कैसे होती है, उसके बाद मैं शॉर्टकट बता दूंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कभी भी अगर हाइब्रिडेशन पूछी जाए किसी एटम की, ये किस एटम की हाइब्रिडेशन अगर आपसे पूछ ली जाए तो उसको आप कैसे निकाल सकते हो, उसके बारे में मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बता दूंगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहले, अब उसके बाद जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, उसके बाद हम लास्ट पढ़ेंगे क्या, इथाइन मॉलिक्यूल। हम बात करते हैं किसकी, इथाइन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। इथाइन मॉलिक्यूल का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड CH और H। ध्यान से देखना, इसके पास क्या है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, सिंपल सी बात है, कार्बन के पास अब एक ही तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में काम आया जाता है, बाकी के तीन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे p वाले, तीनों के तीनों, और वो आपस में इनके साथ बॉन्डिंग करेंगे। साइडवेज ओवरलैप फिर से होगा, यहाँ भी साइडवेज ओवरलैप होगा, साइडवेज ओवरलैप, और दो पाई बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होंगे, दो पाई बॉन्ड, यहाँ पर तीन ऑर्बिटल, सबसे पहला बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा सिग्मा, उसके बाद पाई और फिर पाई, यानी दो पाई बॉन्ड बनते हैं, साइडवेज ओवरलैप होगा। जब भी साइडवेज ओवरलैप होगा तो हमेशा ध्यान रखना कि पाई बॉन्ड ही बनेंगे, और इसमें जो हाइब्रिडेशन होती है वो क्या होती है, sp होती है। अभी तो मैंने सिर्फ ये ऑर्बिटल डायग्राम वाला पिक्चर शो किया है, अभी मैं बताता हूँ कि आपको तीनों में या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कभी भी अगर आपको हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं तीनों लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तीनों मॉलिक्यूल्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं मैं उन तीनों को ही लिख रहा हूं। CS इथेन हो गया, ये इथाइन हो गया, इथीन हो गया, और ये इथाइन। ठीक है, अब देखो मैं ये कार्बन को नंबरिंग दे दी, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 1, कार्बन 2। अब सबके लिए मैं कार्बन 1 पे ही अगर हाइब्रिडेशन पूछ रहा हूं आपसे कि इथेन मॉलिक्यूल में कार्बन 1 पे हाइब्रिडेशन क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे। हाइब्रिडेशन निकालने का सिंपल सा तरीका है, s ऑर्बिटल तो सब में इन्वॉल्व होगा, याद रखना, s तो कार्बन में है तो वो सब में इन्वॉल्व होता ही होता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद आपको क्या करना है, उस जिस एटम का आपको निकालना है हाइब्रिडेशन, उस एटम के टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। एक, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ P लिखो और P के ऊपर उतनी पावर लगाओ, कितनी पावर, उससे एक कम, जितने सिग्मा बॉन्ड है उससे एक कम, यानी sp3। अब यहाँ देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, यानी इस कार्बन C1 पे निकालनी है ना, तो हाइब्रिडेशन निकालनी है, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तीसरा तो चौथा तो पाई है, यानी टोटल 3 सिग्मा है, तो S तो होगा ही होगा, और कितने सिग्मा है, 3 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगी। उसके बाद इसमें देखना इथाइन मॉलिक्यूल में, तो देखो सिग्मा, पाई, पाई, ठीक है, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, सॉरी ये है भाई इथाइन मॉलिक्यूल, एक एक हाइड्रोजन लगेगा, सिंपल। ठीक है, तो एक सिग्मा, एक ही सिग्मा इसके पास, एक सिग्मा और ये 2 सिग्मा,
टोटल 2 सिग्मा होंगे। अगर 2 सिग्मा होंगे तो पी के ऊपर पावर कितनी होगी 1, उसको लियो ना लिखो चाहिए। इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp3, sp sp2 sp3 निकालने के लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये शॉर्टकट है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, उससे एक हाइब्रिडेशन लिख दो। यानी अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है तो हाइब्रिडेशन हमेशा sp3 होगी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है तो हाइब्रिडेशन हमेशा sp2 होगी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 2 है तो हाइब्रिडेशन हमेशा क्या होगी, sp होगी। ध्यान रखना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ध्यान से देख लो, sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 से कम, sp3 सबसे कम। सिंपल सी बात है। ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है भाई इनमें, डबल बॉन्ड के मुकाबले, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के मुकाबले। ठीक है, ये तो हुई नॉर्मल हाइब्रिडेशन। अब हम उन हाइब्रिडेशन की बात करते हैं जिनके अंदर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। अभी तक हमने सिर्फ वही हाइब्रिडेशन पढ़ी है जिनमें s और p ऑर्बिटल इन्वॉल्व थे। अब हमें वो हाइब्रिडेशन भी पढ़नी है जिनमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। सिंपल सी बात है भाई, d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, उनकी बात करते हैं। चलो भाई, ठीक है। ऐसी हाइब्रिडेशन कौन कौन सी है देखो, dsp2 स्क्वायर प्लेनर वाले, ठीक है, सिंपल सी बात है। sp3d ये sp3d है, sp3d सिंपल सी बात है। ये क्या होगा, sp3d के केस में बनेगा आपका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। फिर आएगा sp3d2, ठीक है, इसके अंदर क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, जैसे इसमें 2 होते हैं, एक sp3d2 होता है, एक d2sp3 होता है। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये बात करेंगे कब, जब आप 12th क्लास के लेक्चर पढ़ रहे होंगे, इसको पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। नॉर्मली यही बात है। ठीक है, इनमें से भी इसको आपको भी नहीं पढ़ना है, ये आपके लेवल की चीज नहीं है। dsp2 स्क्वायर प्लेनर वाला आपको पढ़ने sp3d और sp3d2, और इन्हीं को अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले पढ़ेंगे sp3 और d कैसे होती है ये हाइब्रिडेशन, कौन सा इसका एग्जांपल होता है, क्या इसमें खास बात है, क्यों हमें ये पढ़नी है। बस सिंपल, बहुत ही इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। पहले क्या पढ़ना है हमें, sp3d हाइब्रिडेशन नंबर 4, जिसको हम लिख रहे हैं sp3d। सिंपल सी बात, इसका एग्जांपल लिख दे रहा हूं। सबसे पहले तो PCl5 इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, PCl5 इसका बेस्ट एग्जांपल है। देखो कैसे, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, पांचों में से एक d ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं कि एक d ऑर्बिटल आ जाएगा। ये होता है sp3d। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे हमेशा उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए तो हाइब्रिडेशन होती है। ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं। तो अब देखो sp3d के साथ, अब इससे क्या बनता है, एक ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनती है। कैसे, PCl5 का एग्जांपल लेके समझते हैं। फास्फोरस 15, एटॉमिक नंबर क्या है 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो ग्राउंड स्टेट की 1s2 2s2 2p6। ठीक है, फिर 3s2 3p3, और ये है हमारी वैलेंस शेल। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखता हूं, 3s2, यानी नीचे लिख देता हूं ग्राउंड स्टेट वाली को, ये तो है 3s2, फिर है 3p3, 1 2 और 3, 1 2 3, 3p3, और ये अब चूंकि फास्फोरस थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, किससे, थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और डी में टोटल कितने होते हैं, 5, 3s3p, ये 3d। सिंपल है। ठीक है, तो ये तो थी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं लिख रहा हूं एक्साइटेड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो याद रखना, जब एक्साइटेड स्टेट की बात आएगी तब क्या होगा, बनाने तो इसको 5 बॉन्ड है, ग्राउंड स्टेट में इसके पास अवेलेबल 3 ही है, इसको 5 करने हैं। तो ये क्या करेगा, अपने s ऑर्बिटल को एक्साइट करेगा, s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके d में भेज देगा, क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल वैकेंट है, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब ये यहां आ जाएगा,
ये हो गया S, ये हो गया P और ये हो गया D। तो एक S, 3P और एक D, तीनों मिला के क्या बनाते हैं? sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। और ये किसके साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं? क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन का 2p ऑर्बिटल, हर एक क्लोरीन का 2p ऑर्बिटल इनके साथ कंबाइन करेगा और हाइब्रिडाइजेशन करेगा। कैसी ज्योमेट्री, कैसी शेप बनती है उसके बारे में बात करते हैं। ज्योमेट्री और शेप बनती है वो कैसे बनती है उसके बारे में बताता हूं कि कैसे बनती है। देखो भाई, ज्योमेट्री और शेप के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखो, P Cl ट्रायगोनल, ट्रायगोनल की बात हो रही थी तो ये ट्रायगोनल है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, क्लोरीन क्लोरीन, ये देखो ये बन गया ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, इसको बोलते हैं टीबीपी स्ट्रक्चर, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। अब इसके अंदर खास बात क्या है? खास बात यह है कि इसके अंदर सारे के सारे बॉन्ड एंगल सेम नहीं होते, पहले बताता जाऊं, सारे के सारे बॉन्ड एंगल सेम नहीं होते। ध्यान से देखो, जो ये प्लेन है इस ट्रायंगल वाला, इन तीनों को बोलेंगे इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सिस पे, ये इक्वेटोरियल पे होते हैं। और ये दोनों जो एक्सिस में होते हैं इनको बोलते हैं एक्सियल। ये तो एक्सियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो दोनों की बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग होती है, दोनों के बॉन्ड एंगल भी अलग अलग होते हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये प्लेन है, मैं मान रहा हूं, बीच में फास्फोरस है, एक ऊपर क्लोरीन एक नीचे क्लोरीन, एक क्लोरीन सामने, एक इस फास्फोरस के यहाँ, एक इस फास्फोरस के यहाँ। तो ये जो प्लेन में है तीनों, ये तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, और जो एक ऊपर और एक नीचे है वो एक्सियल पोजीशन पे है। अब ध्यान से देखो, जो प्लेन वाले हैं वो तो ट्रायगोनल प्लेनर जैसी स्ट्रक्चर्स में दिखते हैं ना, ऐसी स्ट्रक्चर है। मान लो सिर्फ इस को देखो, ऊपर वालों को मत देखो, 1 2 3, इनको देखते हो तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना मिलता है? 120 डिग्री मिलता है हर एक में। इक्वेटोरियल में बॉन्ड एंगल कितना होगा? थीटा कितना होगा? 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री होगा। और एक्सियल और इक्वेटोरियल प्लेन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक ऊपर है एक सीधा नीचे, इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना, एक ऊपर एक नीचे, तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा? यहां से यहां 90 का। तो ये वाला बॉन्ड एंगल कितना हुआ? 90 का। ये वाला भी कितना हुआ? 90 का। यानी एक्सियल वाले में बॉन्ड एंगल यानी थीटा कितना होता है? 90 डिग्री का। अब ध्यान से देखना, क्योंकि जितना थीटा कम उतना ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा, यानी इक्वेटोरियल के मुकाबले, क्योंकि इक्वेटोरियल में क्या है? बॉन्ड एंगल 120 ज्यादा है तो ज्यादा दूर दूर है, और एक्सियल इक्वेटोरियल वाले के बिल्कुल थोड़ा नजदीक है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है 120 के मुकाबले। तो उस 90 डिग्री के एंगल की वजह से क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, या फिर सिंपल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस एक्सियल में ज्यादा होते हैं, एक्सियल में ज्यादा होते हैं। इसीलिए एक्सियल बॉन्ड वीकर होते हैं, वीकर एंड लॉन्गर पाए जाते हैं, यानी लंबे और वीक होते हैं एक्सियल बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ क्या होती है? छोटी होती है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बड़ी होती है, यानी बॉन्ड लंबे होते हैं और वीक होते हैं। सिंपल सी बात है। और ये क्वेश्चन बेटा, ये जो कंपैरिजन है ना एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये वाला क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, एमएससी के एंट्रेंस तक पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ठीक है, तो ये तो थी sp3d हाइब्रिडाइजेशन PCl5 एग्जांपल के साथ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया? ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूं, फिर हम बात करेंगे जो आज की लास्ट हाइब्रिडेशन, उसके साथ हाइब्रिडेशन का टॉपिक ऑलमोस्ट ओवर। उसकी बात करेंगे अब हम, वो क्या है? वो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? sp3d2 हाइब्रिडेशन, यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऑक्टाहेड्रन को इमेजिन कर लो, ऑक्टा का मतलब 8 साइड्स वाली चीज। भाई सिंपल, बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ही इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल प्यार से करते हैं इसको। देखो, हम बात कर रहे हैं sp3d2 के बारे में, और हाइब्रिडेशन नंबर 5वीं है।
इसका एग्जांपल है SF6, ठीक है, ध्यान देना क्या एग्जांपल है इसका, SF6 सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल, कोई भी दो, मान लो मैं dxy ले रहा हूं, dyz ले रहा हूं, या dzx और dyz ले लिया, ठीक है, सिंपल सी बात है, मैंने ये ले लिया। 3 p, एक s, 2 d ऑर्बिटल, नॉर्मल सी बात है, ये मैंने ले लिया। हाइब्रिडेशन की बात कर रहे हैं कि जब हाइब्रिडेशन होगी तो टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और 6 के 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और ये एक ऑक्टाहेड्रन की स्ट्रक्चर ले लेंगे, ऑक्टाहेड्रन। इसीलिए इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है भाई, ठीक है, ध्यान से देखना कैसे। सल्फर 16 एटॉमिक नंबर, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3s2 3p, 3s2 3p4, ठीक है, कैसे लिखेंगे, 3s2 3p4, d इसके पास पूरा खाली का खाली पड़ा है, ठीक है, ये 3s, ये 3p और ये 3d, 3d इसके पास खाली पड़ा है। अब इसके एक्साइटेड स्टेट में लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगी, 3s1 3p4 और 3d1, नहीं सॉरी 3d2, ठीक है, एक s का निकलेगा, एक तो s वाला एक्साइट हो गया यहां चला जाएगा, एक p वाला एक्साइट हो गए नेक्स्ट में चला जाएगा। तो ध्यान से देखो इसको कैसे लिखेंगे, 3s1 और 3p3 और 3d2, ठीक है, 3d2 सबको मिला के क्या होगा, एक s 3p और 2 d ऑर्बिटल क्या क्या बनेंगे, sp3d2 हाइब्रिडेशन होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। कैसे, सल्फर के साथ देखो, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, ठीक है, ये हुआ। इसको मिक्स करो, इसको मिक्स करो, ध्यान से देखो भाई, इसको देख रहे हो, ये लगाओ, इसको देख रहे हो, ये लगाओ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इन सब के आपस में कर दिया है बिल्कुल इजीली। ये एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन की स्ट्रक्चर होती है SF6। इसमें भी क्या मिलता है, बॉन्ड एंगल की बात आती है, सेम वही, फिर एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से, इसमें भी वैसा ही फर्क पड़ता है, ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना PCl5 में होता है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही होती है, और ये होती है sp3d2 ज्योमेट्री यानी हाइब्रिडेशन, और जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। स्पेशल केस इसका SF6 इसका एग्जांपल है। तो यहां पर हमारा हाइब्रिडेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, हाइब्रिडेशन ओवर हो रही है, चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा, हाइब्रिडेशन ओवर हो रही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बाद फिर कुछ टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ने हैं हमें, उन टाइप ऑफ बॉन्ड को पढ़ के ये केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर आपका 11th क्लास का ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके कुछ अगर एक्स्ट्रा केसेस होंगे तो वो डिस्कस करेंगे, और एक आधी चीज और है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम MOT शुरू कर देंगे। तब तक के लिए इसको पढ़ो, हाइब्रिडेशन के जितने भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो बुक में दिए हुए, NCERT में, प्रदीप में, ABC में, सारे क्वेश्चन सोल्व कर दो, देखो उनकी हाइब्रिडेशन कैसे कैसे निकलती है, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।